हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले 12th के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता चुका था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे जनरेट होता है, इसके प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चार्ज के बीच लगने वाला बल। और ये बल के बारे में किसने बताया? तो कूलम ने बताया। तो कूलम ने बताया कि यदि दो चार्ज को, चाहे वो समान चार्ज हो या फिर असमान चार्ज, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए, नजदीक में रखा जाए, तो उनके बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है। ठीक है। और इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम का बल बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये जो बल होता है क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इस बल के बारे में आपको किसने बताया था। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है C.A. कूलम, एक वैज्ञानिक है, यानी कि कूलम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि यदि दो चार्ज को एक दूसरे के नजदीक रखा जाए या फिर दो चार्ज को, चाहे वो समान हो या असमान हो, एक दूसरे से क्लोज में रखा जाए, तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। और यह बल क्या करता है? तो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम कूलम के द्वारा बताया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलम का नियम क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं यदि दो बिंदु आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो दोनों आवेश के बीच एक बल लगता है जिसे हम लोग कूलम का बल कहते हैं या फिर क्या करते हैं, स्थिर विद्युत बल हम लोग कहते हैं। क्या आपका दो बिंदु आवेश है और दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया है, तो उसके बीच क्या हो रहा है? एक बल लग रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कूलम का बल कहते हैं। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत बल भी हम लोग कहते हैं। और ये जो बल लगता है, ये बल क्या होता है? बोला जा रहा है एवं यह बल, ये जो बल लग रहा है दोनों आवेश के बीच, यह बल दोनों आवेश के परिमाण, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है। मतलब दोनों आवेश जो है उसके परिमाण के गुणनफल का क्या होता है? समानुपाती होता है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है? उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी का क्या मतलब हो गया? दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दोनों आवेश जितना दूरी पर रखा जाए तो उस दोनों आवेश के बीच का जो दूरी होगा उस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कूलम का नियम हम लोग कहेंगे। अब मान लीजिए आपके पास दो आवेश है, Q1 है और Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से आपका R दूरी पर रखा गया है। ठीक है। दो आवेश है, दोनों आपका कितना दूरी पर रखा गया है? R दूरी पर रखा गया है। तो इससे पहले हम बता चुके हैं अगर दो समान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यहाँ आपका समान आवेश है और समान आवेश अगर है तो दोनों के बीच क्या होगा? आपका प्रतिकर्षण काम करेगा। तो एक आपका इधर जाना चाहेगा फोर्स, एक आपका इधर जाना चाहेगा, दोनों कुछ प्रतिकर्षण करने लगा। तो ये भी एक बल है और ये भी एक बल लग रहा है आपको। अब यही बल जो होता है, इसी बल के बारे में क्या कहा गया है? यह जो बल होता है, ये बल जो है ये समानुपाती होता है। किसका समानुपाती? तो दोनों आवेश के परिमाण, तो दोनों आवेश क्या है? Q1 है और Q2 है। तो Q1 और Q2 के परिमाण, तो Q1 और Q2 के परिमाण, जिसका भी परिमाण निकालना होता है आपको, उसको हम लोग क्या करते हैं? मॉड में लिखते हैं। ठीक है। यहाँ हम लोग Q1 को भी मॉड में लिख दिए और Q2 को भी मॉड में लिख दिए। तो Q1 Q2 का परिमाण के गुणनफल, बीच में कुछ नहीं है, जिसका मतलब क्या है? गुणक है। तो दोनों के गुणनफल का क्या है आपका? ये समानुपाती है। और साथ ही साथ एक टर्म क्या बोला आपका? यही बल जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 1/, के रूप में लिखते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/। अब किसका व्युत्क्रमानुपाती? तो दोनों के बीच की दूरी का। तो दोनों का बीच का दूरी कितना? R है। इस दूरी के वर्ग का, यानी कि R² का क्या हो गया? आपका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यही है आपका कूलम का नियम के अनुसार एक्सप्रेशन निकलता है। अब जब दोनों एक्सप्रेशन को मिला देते हैं, हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, और जब दोनों एक्सप्रेशन को मिलाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन
1 और 2, अगर दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग मिलाते हैं तो आपके पास हो जाता है F समानुपाती, ऊपर हो गया आपका मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि Q1 और Q2 का मॉड है, दोनों का गुणनफल है, और बाय क्या है आपका R स्क्वायर हो जाता है। F इतना हो गया। अब जब हम समानुपाती हटाते हैं तो उसके जगह कोई न कोई कांस्टेंट आना चाहिए, तो समानुपाती हटाते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम लोग K लिख दिए, ये हो गया K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर। अब K क्या है आपका, तो K जो है ये क्या है आपका समानुपाती नियतांक है। K क्या है आपका समानुपाती नियतांक है, ठीक है। अब इस K का वैल्यू क्या होता है, तो इस K का जो आपका वैल्यू होता है K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका कंप्लीट वैल्यू कहा जाए ये होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, जो इस तरह से लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त आकाश की परावैद्युता या निर्वात की परावैद्युता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त आकाश की परावैद्युता, या इसी को हम लोग बोलते हैं निर्वात की परावैद्युता, निर्वात की परावैद्युता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंर्वात की परावैद्युता। अब इसका कुछ न कुछ वैल्यू होता है, वो क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, जो यहाँ वाला यूनिट है उसी का उल्टा हो जाएगा। देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे में है ना, यहाँ ऊपर में, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो कूलम पे पावर -2 था तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर 1 है तो न्यूटन पे पावर -1 हो जाएगा, मीटर पर 2 है तो मीटर पे पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं मुक्त आकाश की परावैद्युता या निर्वात की परावैद्युता हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को मिलता है जो F का फाइनल एक्सप्रेशन आपको प्राप्त होता है, वो है आपका F इक्वल टू K के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर, और F इक्वल टू इसका वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं 9 इंटू 10⁹ मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर, ये निकल जाता है आपका F, ठीक है। ये आपका F का एक्सप्रेशन निकल जाता है। अब अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर फॉर्म में F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R पर क्या करेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो R पे यूनिट वेक्टर हम लोग क्यों यूज किए, क्योंकि इधर सारा का सारा आपका क्या था स्केलर क्वांटिटी था, इधर हमको वेक्टर बनाना था। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या किए, हम एक यूनिट वेक्टर यूज किए R, ये क्या करेगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन ये क्या करेगा सिर्फ आपको बताएगा कि हाँ ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया है। वेक्टर का वीडियो मैंने वेक्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कूलॉम का नियम, ठीक है। यदि किसी दूसरे माध्यम के लिए आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन R माध्यम की परावैद्युता एप्सिलॉन तथा
निर्वात की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट हो तो इस स्थिति में रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है माध्यम की परावैद्युता बाय निर्वात की परावैद्युता। मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए यह है रिलेटिव, और रिलेटिव जब भी निकालते हैं तो किसी फिक्स वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट आपका फिक्स होता है निर्वात की परावैद्युता। नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो गया माध्यम की परावैद्युता। अब अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एप्सिलॉन निकल जाएगा। ठीक है। सो दूसरे माध्यम के लिए हम लोग देखेंगे, दूसरे माध्यम के लिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या आपका निर्वात के लिए है। अगर दूसरा माध्यम का बात किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि निर्वात की परावैद्युता है एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखे। अब अगर दूसरे माध्यम के लिए लिखा जाए तो दूसरे माध्यम की परावैद्युता क्या एप्सिलॉन है, यहाँ क्या लिखना होगा, एप्सिलॉन लिखना होगा। यहाँ हम लिख दिए क्या, एप्सिलॉन। ठीक है। अब चूंकि हम लोग देख चुके हैं, चूंकि एप्सिलॉन जो है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, यानी कि आपेक्षिक परावैद्युता है। हम लोग लिखेंगे चूंकि हवा के लिए आपेक्षिक परावैद्युता, आपेक्षिक परावैद्युता, आपेक्षिक परावैद्युता का मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग। ठीक है, हवा के लिए जो है आपेक्षिक परावैद्युता का मान एप्सिलॉन आर का मान क्या लेते हैं, 1 होता है। तो इसीलिए F इक्वल टू बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर के जगह क्या यूज कर सकते हो, 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब एप्सिलॉन आर के जगह क्या रखेंगे 1 और इंटू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। सो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कूलम का बल कहते हैं। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर हम लोग यूज कर रहे थे, जिसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या, माध्यम की परावैद्युता, और एप्सिलॉन जीरो का मतलब, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, निर्वात की परावैद्युता। तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कूलम्स लॉ से। तो इसका एक्सप्रेशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, और साथ ही जो फॉर्मूला यूज हुआ है इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो 11-12 का कोई भी एग्जाम हो। तो उसके लिए ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और साथ ही शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।